Good morning, students. Welcome in Irmila PG College. Today we discuss about speed of longitudinal wave in fluid, गैस और लिक्विड. तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ये है लगभग कि आपका एक प्रकार से वेव मोशन होता है, तरंगति होती है. तो यहाँ पे यह संचरण की दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग यहाँ क्या करता है, यह ट्रेवल करता है. यहाँ पे साउंड वेव जो होता है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है. यहाँ पे हमने नोट भी कर दिया है कि यह आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन है. दिस टाइप ऑफ वेव मोशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. अर्थात यहाँ पे जैसे कोई पार्टिकल्स है, पार्टिकल ऑलरेडी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. पार्टिकल के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, न कि पार्टिकल जाते हैं. तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग होता है, ऐसे वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल होता है. तो हेडिंग लगा लीजिए, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड, लिक्विड और गैस. तो यहाँ पे आज हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे पहले इसका समरी देख लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसका डेरिवेशन करते जाएंगे, आप इसको नोट करते जाएंगे. पहले इसका समरी देख लीजिए, फिर कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ लग जाइए. यहाँ पे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मिलता है, आपको मिलता है v √E/ρ. आपको मिलता है v √E/ρ मिलता है. इसमें क्या है कि इस फार्मूले को दो लोग दिए हैं. एक न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने जो दिया थ्योरेटिकल वैल्यू दिया, वहाँ पे वो फेल हो गया. तो जो उसके बाद लाप्लास करेक्शन आया, लाप्लास ने उसको करेक्ट किया. यहाँ पे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, जैसे कि कंप्रेशन ये देख लीजिए, ई क्या होता है. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है वह डिपेंड करता है, यह होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. रो जो होता है, यह रो होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम. अब ये डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है, यह इसका मतलब जो वेव ट्रेवल कर रहा है वो किस मीडियम में कर रहा है, एयर में कर रहा है कि लिक्विड में कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वह कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है और डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वह सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है. जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होता है केवल सॉलिड और लिक्विड में पाया जाता है, गैस में नहीं पाया जाता है. अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि डेंसिटी, अब ये बताइए जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया. अब अगर आपको बताना है तो सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में कितने वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव सबसे अधिक होगा. तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो v होता है वेलोसिटी v आर डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं, इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ कर लीजिए, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम. यहाँ पे हम एयर ही ले लेते हैं. ठीक.
अब देखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है वह कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ मीडियम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सॉलिड भी हो हम ले लेते हैं, लिक्विड भी ले लेते हैं, गैस भी में ले लेते हैं। अब आप बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा वेग किसमें होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव की? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जिसका डेंसिटी, यहाँ आप देख लीजिए कि वेलोसिटी जो होता है उसके डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। इसमें बच्चे जो होते कंफ्यूज हो जाते हैं, कहेंगे कि सर गैस की डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, सॉलिड की नहीं, गैस की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड की जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो भी तो सबसे अधिक होती है। इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी अधिक होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की, उसके बाद लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। तो वेलोसिटी जो होगी वह सबसे अधिक सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी। ठीक, जिसका कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मोर एंड मोर अधिक है, ठीक है, अगर हम गैस की बात करते हैं, अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेलोसिटी होगा वो सॉलिड की अपेक्षा कम होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि v = E/ρ हो, ठीक, जहाँ पे यह क्या है, E कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा भी होगा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन रेशियो, ये सब टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अगर हम बल्क मॉडुलस लेते हैं, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यहाँ पे फ्लूइड की बात की जा रही है तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, या नहीं, बल्क मॉडुलस में जो होता है वो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है यंग्स मॉडुलस का होता है, यह हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंप्रेसर और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेसर और रेयर फ्रैक्शन यहाँ पे दोनों होता है। तो यहाँ से आपको मिलता है -P/Δ V, यही मिलता है। ये आपको वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा P। जो उसके बाद न्यूटन यहाँ पे आ गए, सर न्यूटन आए, उन्होंने कहा कि जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में लाइक एयर ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि न्यूटन ने माना कि ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, जब जैसे कंटिन्यू क्या हो रहा है कि जब वेव ट्रेवल करती है तो वहाँ पे कंप्रेशन भी होता है, रेयर फ्रैक्शन भी होता है, तो वहाँ से हीट जो होता है हीट भी प्रोड्यूस होता है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ तो उन्होंने बताया कि जब रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन दोनों साथ में मतलब अल्टरनेट होंगे तो उस कंडीशन में साउंड वेव जो ट्रेवल करता है किसी गैसेस मीडियम, ये लाइक एयर हम मान लेते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर का क्या हो जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट। उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वह कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स उन्होंने बता दिया क्या, आइसोथर्मल। क्या होता है, आइसोथर्मल। यहाँ पे टेम्परेचर की जब बात की गई तो वहाँ पे न्यूटन ने बता दिया कि जब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन साथ में चलता है तो यहाँ पे हो जाता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। अब उन्होंने कहा
कि इसका मतलब कि आइसोथर्मल जो वैल्यू होता है द इलास्टिसिटी ई विच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है वह प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया V इक्वल टू √P/ρ। ये कौन दिया? ये दिए आपके न्यूटन सर ने दिए, ये न्यूटन सर ने दिया V इक्वल टू √P/ρ। तो मेन जो फार्मूला आपको निकला था वह निकला था V इक्वल टू √E/ρ, जहाँ पे E कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, रो डेंसिटी आपका मीडियम है। उन्होंने कहा कि जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन साथ में अल्टरनेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, अर्थात वह जो प्रोसेस होता है वह आइसोथर्मल होता है। वो क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और उन्होंने जो फार्मूला दिया तो न्यूटन ने ये दिया V इक्वल टू √P/ρ। इसको हम बोलते हैं न्यूटन फार्मूला बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन फार्मूला बोलते हैं। ये उन्होंने बताया थ्योरेटिकल। तो इसका जो वैल्यू आता है ये नियर अबाउट आता है 230 मीटर पर सेकेंड आता है। कितना आता है? 230 मीटर पर सेकेंड आता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, वो आती है 332 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आ गए आपके लाप्लास ने उन्होंने कुछ वैल्यू को करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जैसे जो आपका वेव ट्रेवल करता है, जैसे कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, अगर यही फास्टली होता है, ये क्या हो फास्टली अगर होता है तो इस कंडीशन में वहाँ पे आइसोथर्मल नहीं होता है। जब यह काम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन साथ में होता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होता है उसमें बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वह क्या होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वह इतना फास्ट होता है कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता। वह आपका हो जाता है एडियाबैटिक। क्या हो जाता है? एडियाबैटिक हो जाता है। तो वह टेम्परेचर जो होता है कंप्रेशन में हीट टेम्परेचर बढ़ा और रेयरफैक्शन क्या होता है टेम्परेचर घटा, वह क्या हो जाता है आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू लाप्लास, तो यहाँ पे लाप्लास ने बताया कि जो इसका फार्मूला होगा वह होगा कि गामा P/ρ। क्या होगा? वह फार्मूला हो जाएगा गामा P/ρ। यहाँ पे आपका गामा क्या होता है? गामा इक्वल टू होता है CP/Cv होता है। गामा इक्वल टू CP/Cv होता है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि गामा इक्वल टू 1+2/F। क्या पढ़ा था? गामा इक्वल टू 1+2/F, जहाँ पे F आपका जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ आप देख लीजिए मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे जब हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर जो होता है आपका डायटॉमिक होता है। एयर आपका डायटॉमिक होता है तो ये हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 1.4। ठीक है। तो गामा का मान यही जब हम वैल्यू रख देंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा 331 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, कौन? लाप्लास ने। उन्होंने कहा कि जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन
साथ में हो रहा है, जब कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन साथ में हो रहा है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वह एडियाबैटिक होता है। क्या होता है? एडियाबैटिक होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 332 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे 230 मीटर पर सेकेंड जो है वह न्यूटन के द्वारा आया, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर सका। यहाँ पे जो न्यूटन ने बताया वह आपका एट 0 डिग्री की टेम्परेचर सेल्सियस पर जो नॉर्मल प्रेशर होता है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो जब हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं 230 मीटर पर सेकेंड आता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे लॉप्लास ने इसको करेक्शन किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कि जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो आता है गामा पी अपान रो, जहाँ पे यह पी जो है, यही पी जो है बल्क मॉडुलस होता है, और रो जो होता है वो डेंसिटी ऑफ गैस है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको रिमूव करते हैं हम। उसके बाद इसका डेरिवेशन करते जाते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि नॉर्मली इसमें यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले जो फार्मूला आपको मिला उन्होंने, वह न्यूटन फार्मूला है। न्यूटन ने कहा कि जब रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन साथ में होता है तो वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस मिलता है। लेकिन लॉप्लास ने उसको गलत बताया। उन्होंने कहा नहीं, जब कोई प्रक्रिया फासली होती है, जब कोई प्रक्रिया फासली होती है तो वहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो वहाँ प्रोसेस जो होता है वह एडियाबैटिक होता है। और आप फास्टली फ्लोली की बात करते हैं, तो जैसे जब हम पंप से हवा भरते हैं किसी साइकिल में, तो जो सिलेंडर होता है वो हीट होता है। जब हम प्रक्रिया धीरे धीरे करते हैं तो वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होता है वह सिलेंडर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जब वही फास्टली करते हैं तो सिलेंडर जो होता है हीट हो जाता है, क्योंकि जब फास्टली जो वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या मिला, एडियाबैटिक प्रोसेस मिलता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट जो सराउंडिंग से न तो सिस्टम में आता है, न सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं और इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देखिए कि कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि वह जब किसी फ्लूइड लाइक एयर और लिक्विड में मूव करता है तो उस समय वह जो ट्रेवल करता है, उसके जो पार्टिकल माध्यम में ट्रेवल करते हैं वह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रेवल करते हैं, और ऐसे वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव करते हैं लाइक साउंड। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन फ्लूइड, मतलब कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव है, वह किसी फ्लूइड जैसे आपका लिक्विड और गैस में मूव कर रहा है, तो द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वह वाइब्रेट करते हैं। वह पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन करते हैं। इसलिए सो एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल्स आर क्राउडेड, अर्थात इसलिए अल्टरनेट जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेटली क्या होता है, क्राउडेड होता है। क्राउडेड मीन्स कंप्रेशन एंड स्प्रेड, मतलब रेयर फ्रैक्शन, या सिंपल कह सकते हैं कंप्रेशन इलॉन्गेशन, कंप्रेशन इलॉन्गेशन। तो यहाँ पे अल्टरनेटली जो होता है वो कंप्रेशन और इलॉन्गेशन होता है। तो हम मान लेते हैं कोई लॉन्ग ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहाँ पे प्रत्येक पार्टिकल टू पार्टिकल अर्थात प्रेशर वेरीज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, हेंस प्रेशर वेरीज। यहाँ पे मतलब कि प्रेशर जो होता है वह चेंज होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इनसाइड, मतलब कि अंदर जो होता है, अगर हम मान लेते गैस है तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वह
क्या होता है, उसका प्रेशर चेंज होता है इनसाइड द गैस। इनसाइड द गैस, गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो प्रेशर है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके प्रेशर क्या होते हैं, पार्टिकल जो पार्टिकल चेंज होते रहते हैं। कब, जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के थ्रू, तो यहाँ पे कंप्रेशन और इलॉन्गेशन होता है या कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ से पार्टिकल टू पार्टिकल उसका प्रेशर चेंज होता है। हम मान लेते हैं कंसीडर ए लॉन्ग ट्यूब, कंसीडर ए लॉन्ग ट्यूब, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वह क्या है, ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। लेट द लॉन्गिट्यूडनल वेव बी मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉजिटिव एक्स अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब विथ वेलोसिटी v, लेट a and b be two क्रॉस सेक्शनल वेलोसिटी v। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी क्या है, v1 है। लेट a and b be two cross sectional of the tube if the medium is supposed to move in negative x direction, then position of the यहाँ पे compression, position of the compression and rear section in the tube will be remain fixed with respect to ground। तो यहाँ पे let A correspond to the region of the normal density and B correspond to the its region of condensation। At A the pressure is P, यहाँ पे जो पॉइंट A है इसका प्रेशर P है, उसकी वेलोसिटी V है, उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। क्रॉस सेक्शनल जो B है उसका प्रेशर क्या है, P1 है, वेलोसिटी V1 है और डेंसिटी क्या है, ρ1। तो क्रॉस सेक्शन A की का प्रेशर P, वेलोसिटी V और डेंसिटी क्या है, रो है, और B का प्रेशर P1 और वेलोसिटी V1 और डेंसिटी ρ1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं द मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन ए इन वन एंड, अर्थात द मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन ए इन वन एंड, तो ये हो जाएगा ए वी रो, क्या हो जाएगा, ए वी रो, मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन, मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन ए, इंटरिंग द क्रॉस सेक्शन ए, यह क्रॉस सेक्शन ए के लिए इन वन एंड, एक सिरे का जो मास ऑफ द मीडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वी रो। ए क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी इज द वेलोसिटी है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। अब ठीक उसी प्रकार से किसके लिए, फॉर बी के लिए, जब बी के लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए इंटू V1 इंटू ρ1, क्या हो जाएगा, ए V1 इंटू ρ1 हो जाएगा। अब एज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कांस्टेंट, जो उसकी एवरेज डेंसिटी होगी मीडियम की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। द मासेस ऑफ द मीडियम क्रॉसिंग द सेक्शन ए एंड बी इन 1 सेकेंड आर इक्वल, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, यम बराबर ए इंटू बी इंटू रो इक्वल टू ए इंटू V1 इंटू ρ1। इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको आप इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए कि if V is at a region of condensation, its density, तो इसके पहले आपने लिखा कि हम मान लेते हैं कि द मास ऑफ द मीडियम इंटरिंग
द क्रॉस सेक्शन और लीविंग द क्रॉस सेक्शन। उसके बाद द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कांस्टेंट, तो आपको मिला था m इक्वल टू ए वी रो इक्वल टू ए वी वन रो वन। अब उसके बाद इफ बी इज एट ए रीजन ऑफ कंडेंसेशन इट्स डेंसिटी विल बी हायर देन द नॉर्मल डेंसिटी रो एट ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो वन इज ग्रेटर देन रो। इसका मतलब ये है कि जो क्रॉस सेक्शनल बी की डेंसिटी होगी वह इससे क्या होगी, अधिक होगी, और जो v1 का वेग होगा, मतलब जो v1 वेलोसिटी होगी वह v से क्या होगी, कम होगी। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक पार्टिकल का जो प्रेशर है वह ट्यूब के अंदर, वह प्रत्येक पार्टिकल प्रेशर क्या है, अलग अलग है, वेरीज करता है, चेंज करता है। द मोमेंटम ऑफ द मीडियम इंटरिंग पर सेकेंड ए एट ए, तो पर सेकेंड जो ए से इंटर कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, तो जो पर सेकेंड यहाँ से मीडियम से इंटर कर रहा है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। उसके बाद कि द मोमेंटम ऑफ द मीडियम लीविंग पर सेकेंड b, जब मोमेंटम b से क्या कर रहा है, पार्टिकल का लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, उस समय उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv1 हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो मोमेंटम एक सेकेंड में मतलब पर सेकेंड उसके संवेग का जो अंतर होगा mv माइनस mv1 हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ये हो गया mv माइनस mv1। उसके बाद दिस चेंज इन मोमेंटम इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन A एंड B। तो डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P। डिफरेंस इन प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो आपका प्रेशर है या तो P है, P1 माइनस P। उसके बाद कि सिंस ट्यूब हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्योंकि जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। उसके बाद ट्यूब है क्रॉस सेक्शनल एरिया A, सो द फोर्स अप्लाइड, सो द फोर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू A P1 माइनस P। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू A P1 माइनस P अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू, दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। पहले इतना आप नोट कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स आपको कितना मिला है, F इक्वल टू A P1 माइनस P। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना मिला है, mv माइनस mv1। तो यहाँ पर सेकेंड आपको चेंज इन मोमेंटम मिला है, अर्थात यह क्या है, एक तरह से अप्लाइड फोर्स है। यहाँ से अप्लाइड फोर्स एक A मिला है, यह दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहले आप इतना नोट करें फिर आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्योंकि आपको वहां मिल चुका है द रेट ऑफ, मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, वही क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ लिख दीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब इसलिए P1 माइनस P A इक्वल टू mv माइनस mv1, यही हो जाएगा। अब यहाँ से अगर किया जाए
यहाँ से अगर यम भी कॉमन ले लिया जाए, यम भी कॉमन ले लिया जाए, क्या होगा 1 माइनस V1 अपान V, यही होगा। अब इसको मान लीजिए ये हो गया P1 माइनस P A, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यम एंड V1 अपॉन V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यम इक्वल टू क्या है ए बी रो एंड V1 अपॉन V एंड V1 अपॉन V क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो अपॉन रो 1, रो अपॉन रो 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन 2, फ्रॉम फर्स्ट इन 2। ये कैसे हो गया, एक आपने लिखा था V1 इज लेस देन V और रो इज ग्रेटर देन रो, तो यहाँ से हो जाएगा। यही आपने लिखा था कि रो 1 इज ग्रेट, नहीं ये आप था रो 1 इज ग्रेटर देन रो, और ये हो जाएगा V1 इज, ये सही है ठीक। अब यही वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा P1 माइनस PA इक्वल टू, यम के स्थान पे क्या हो जाएगा, यम के स्थान पे हो जाएगा A V रो, यहाँ हो जाएगा A V स्क्वायर रो, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस रो अपान रो 1, क्या हो गया 1 माइनस रो अपान रो 1। हेंस एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या है P1 माइनस P, एक्सेस प्रेशर आप क्या है P1 माइनस P इक्वल टू V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से A से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर रो 1 माइनस रो अपान रो 1, यही हो जाएगा। अब हम इस यहाँ से क्या मान निकाल लें, यहाँ से V स्क्वायर रो का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो यहाँ से देख लीजिए V स्क्वायर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 माइनस P अपान 1 माइनस रो अपान रो 1, यही हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद आएंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो वेव होता है वह क्या होता है अपने पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है, पहले आप इतना नोट करें। उसके बाद हम आते हैं बल्क मॉडुलस, क्योंकि अभी हमने आपको समरी में बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस, क्योंकि लिक्विड की बात की जा रही है, गैस की बात की जा रही है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। पहले आप इतना नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब यहाँ पे देखिए इफ E इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, इफ E इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, तो बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो होता है बल्क, यहाँ लिख दीजिए बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इस कंडीशन में क्या होता है डिक्रीज इन प्रेशर, सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज इन प्रेशर, तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है आपका डिक्रीज इन प्रेशर,
आपका है डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ये आपका हो गया डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका मतलब हो गया आपका P1 माइनस P, क्या हो गया P1 माइनस P, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूम V माइनस V1 अपॉन V, ये हो जाएगा V माइनस V1 अपॉन V। बट V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 अपॉन रो, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। इसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। और यहाँ से इसका मतलब कि V माइनस V1 अपॉन रो, इसका मतलब कि ρ1 माइनस रो अपॉन रो, यही हो जाएगा ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1। हाँ ठीक, नहीं ये आपका V हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, V माइनस V1 अपॉन V इक्वल टू ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा, इसलिए E इक्वल टू मिल जाएगा P1 अप माइनस P, आपको मिलेगा P1 माइनस P अपॉन ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1, यही मिलेगा। इसको आप देख लें, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसके पहले आपको इक्वेशन नंबर 3 मिला था, तो हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। यहाँ देख लें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 के द्वारा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 के द्वारा अगर हम देख लेंगे तो V स्क्वायर रो इक्वल टू E, क्योंकि यह किसके बराबर है, E के बराबर है, यह है आपके E के बराबर। तो वहाँ के पे इक्वेशन नंबर 3 क्या था, V स्क्वायर रो इक्वल टू क्या था, P1 माइनस P अपॉन ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1, ये माइनस है। तो 3 और 4 से हम देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर रो इक्वल टू E, तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू E अपॉन रो, और V बराबर हो जाएगा अंडर रूट E अपॉन रो, विच इज द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, या विच इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह जो फार्मूला मिला है यह स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए है। द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए गैस डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 मिला है, जो आपको इक्वेशन नंबर 5 मिला है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी डिपेंड कर रहा है इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे बात होती है कि इसके बाद न्यूटन कि द फार्मूला V इक्वल टू E अपॉन रो फॉर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ए गैस वाज डिड्यूस्ड बाय न्यूटन। इसको जो है न्यूटन ने डिड्यूस किया, न्यूटन ने बताया था, जिसको हम न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड हम बोलते हैं। यहाँ पे न्यूटन ने इसको कुछ अलग बताया। उन्होंने क्या कहा कि जब वेव किसी मीडियम में, किसी गैस में ट्रेवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अल्टरनेट होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अल्टरनेट होता है एक के बाद एक। तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वह कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोसेस है वह क्या है, वह आइसोथर्मल है। वो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या ऑलरेडी क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे न्यूटन ने बताया कि इस केस में जो टेम्परेचर होता है वह ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। अब
जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यह कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन अल्टरनेट चल रहा है। इसका मतलब ये है जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वह आर इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वह बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस के या प्रेशर ऑफ मीडियम के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा V इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। यह हो गया आपके अकॉर्डिंग टू न्यूटन हो गया, यह हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन हो गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका नियर अबाउट आ जाता है कि प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस की जब हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं न्यूटन के अंदर अनुसार ये आ जाता है 280 मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट। तो हम वैल्यू रखते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट या कह सकते हैं एट STP, एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है? 280 मीटर पर सेकेंड। पहले तो आप इक्वेशन नंबर 5 तक नोट करें, इक्वेशन नंबर 5 तक नोट करें, उसके बाद हम चलते हैं। अभी आपको मिलेगा लाप्लास करेक्शन। अभी आपने देखा कि आपको वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो मिला अंडर रूट E अपॉन रो मिला। क्या मिला? E अपॉन रो। इसको इक्वेशन नंबर 5 हमने बनाया। अब उसके बाद इस फार्मूला को जो डिड्यूस किया वो प्राप्त किया वह न्यूटन ने प्राप्त किया, वह न्यूटन ने प्राप्त दिस द फार्मूला विच इक्वल टू E अपॉन रो फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस वाज डिड्यूस्ड बाय न्यूटन, सो इट इज कॉल्ड न्यूटन फार्मूला। यहाँ लिख लीजिए दिस फार्मूला वाज डिड्यूस्ड बाय न्यूटन, सो इसलिए इट इज कॉल्ड न्यूटन फार्मूला, न्यूटन फार्मूला। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सबसे पहले न्यूटन ने प्राप्त किया, इसलिए हम इसको न्यूटन फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन ने बताया कि जैसे ही आप क्या है कि लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द साउंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है पॉजिटिव x डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कंप्रेशन हो रहा है, जो रेयर फ्रैक्शन हो रहा है वो अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस पाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इट मीन्स दैट न्यूटन एज्यूम दैट ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख लीजिए न्यूटन एज्यूम दैट कंप्रेशन and rear fraction are alternate। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन अल्टरनेट हो रहा है। देन टेम्परेचर आर कांस्टेंट। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वह ऑलरेडी क्या कांस्टेंट होगा। दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यह प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आर इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आर इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे यह क्या होगा? प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर होगा। इसका मतलब V क्या मिला? V इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। यह मिल गया V इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। यही फार्मूला जो होता है वो क्या है? न्यूटन फार्मूला है फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब उसके बाद आता है
लाप्लास करेक्शन। क्या आता है? लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन देख लीजिए। तो इसी में हम आपको बता लेते हैं, क्योंकि पहले हम इसके बारे में डिस्कस अभी किए थे, समरी हम आपको बता दिए थे। आप देख लीजिए कि लाप्लास करेक्शन में ये आपको फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है 1.293 एयर के लिए 1.293 क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब अर्थात किलोग्राम घन मीटर 1.293। या डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर होता है। उसके बाद प्रेशर ऑफ द मतलब कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव जब हम इसके वैल्यू को रखते हैं, और इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको मिल जाता है P इक्वल टू 0.76 इंटू सीधा में लिखेंगे न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो 9.8 न्यूटन पर मीटर क्यूब ये वैल्यू होता है प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर ये होता है। अब जब इसको हम रख देते हैं तो V इक्वल टू अंडर रूट 0.76 इंटू 13,600 इंटू 9.8 अपान 1.293। इसको सॉल्व करते हैं आता है 230 मीटर पर सेकेंड। नियर अबाउट कितना आता है 280 आता है, तो 280 मीटर पर सेकेंड आता है। जबकि प्रैक्टिकली यह क्या होता है गलत है। यहाँ पे लाप्लास ने कहा कि जब कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है, किसी मीडियम में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है, तो वह इतना फास्टली होता है कि यहाँ वहाँ पे जो होता है एडियाबेटिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वहाँ पे एडियाबेटिक पाया जाता है। तो एडियाबेटिक मीन्स जो टेम्परेचर मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगा कंप्रेशन में वो एयर फ्रैक्शन में आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर हीट होगा वह सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे लाप्लास ने कहा कि जो यह होता है प्रोसेस होता है वह एडियाबेटिक होता है। क्या होता है? एडियाबेटिक होता है। उन्होंने कहा यह एडियाबेटिक होता है। और यहाँ से एक वैल्यू है गामा इक्वल टू होता है 1+2 अपान एफ। एफ जो होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और गामा इक्वल टू होता है CP अपान CV होता है। यहाँ पे CP और CV जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि F जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं। एयर की जब हम बात करते हैं तो आता है मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह 3 होता है, डायएटॉमिक के लिए 5 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होता है? पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। तो इन्होंने बताया लाप्लास ने कि जो इसका फार्मूला होगा वेलोसिटी को होगा V इक्वल टू अंडर रूट गामा P अपान रो। यह उन्होंने बताया कि होगा गामा P अपान रो। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 332.5 मीटर पर सेकेंड। यह क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको फाइंड होता है, नियर अबाउट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड होता है। अब यहाँ आप देख लीजिए जो लाप्लास ने कहा था, लाप्लास पॉइंटेड आउट दैट व्हेन compression occurs in sound wave, the particles of the medium come near each other and are heated up. When there is a rare section, particles go apart and there is fall of temperature. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मिलेगा
यहाँ पे जो मिलेगा वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। आप देख सकते हैं यह आपका लाप्लास करेक्शन है, इसको आपको न्यूटन ने प्राप्त किया, और जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर आपसे देखना चाहते हैं न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन फ्लूइड, तो आप इसको लिखेंगे लाप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन फ्लूइड, तो आपका फार्मूला ये हो जाएगा V = √ρ गामा P/ρ। इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम नए टॉपिक को लेकर फिर आगे हाजिर होंगे, उसमें आपको नई नई बातें आपको देखने के मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसको आप नोट कर लें, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।